हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से देखेंगे हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है +2 क्लास का सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। हम जो भी डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और नीट लेवल तक हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। वैसे नॉर्मली तो आप सॉलिड स्टेट को कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज हम सॉलिड स्टेट को जो डिस्कस करेंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से और इंपॉर्टेंट जो भी नीट लेवल से है, सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन है, उन सबको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सॉलिड स्टेट क्या होती है। सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबने पढ़ रखा मैटर क्या होता है, पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है मैटर क्या होता है। मैटर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप एक चेयर का ही एग्जांपल ले लो। चेयर है वो भी एक मैटर है। हम जो लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बींग्स है, हम भी एक मैटर ही है, मैटर से मिलके बने हुए हैं सब कुछ। तो इस अर्थ पे कोई भी चीज है, जैसे कि बेंच है, चेयर है, उसको हम रखते हैं इस अर्थ के ऊपर, तो रखने के लिए उसको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो मैटर का क्या होता है, अपना खुद का, उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए होता है। साथ में मैटर के बारे में हमें क्या होना चाहिए, मैटर की सेकंड क्या होती है, मैटर को हम देखते हैं जैसे चेयर है या मोबाइल है या फिर हम हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ मास भी है। तो कोई भी चीज जिसका अपना खुद का मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे हम बोलते हैं मैटर। तो एनीथिंग, कोई भी थिंग हो सकती है, लिविंग, नॉन लिविंग, तो एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज नोन एज मैटर। ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, 11th क्लास में। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे मैटर की स्टेट्स के बारे में। अगर हम मैटर की स्टेट्स पढ़ें, या फिर हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, 3 टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखें या मैटर की स्टेट्स देखें तो 3 होती है। कौन कौन सी होती है मैटर की 3 स्टेट, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक को हम नाम देते हैं सॉलिड, दूसरी को हम क्या नाम देते हैं, लिक्विड, तीसरी को हम क्या नाम देते हैं, गैसेस। तो हमारे पास 3 स्टेट्स होती है मैटर की। एक को हम क्या नाम देते हैं, सॉलिड, दूसरी को लिक्विड, तीसरी को हम क्या नाम देते हैं, गैसेस। लिक्विड और गैसेस के बारे में +1 क्लास का जो 5th चैप्टर है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब पीछे की वीडियो देख सकते हो मेरी, आपको +1 क्लास की मिल जाएंगी। अब हम कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे हमारे इस चैनल के ऊपर। तो आगे देखिए हमारे पास सॉलिड क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड का नॉर्मली तो हमने कई बार पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, जैसे कि हमने पढ़ रखा है जिसके पार्टिकल्स के बीच में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन सबको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले सॉलिड की एक डेफिनेशन थोड़ी सी अलग सी मिलेगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सॉलिड की डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो हम उससे पहले मैं आपको बता दूं, रूम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे यह बताओ रूम टेम्परेचर होता क्या है। रूम टेम्परेचर की हम बात करें, जनरली नॉर्मली जो हमारे रूम का जो टेम्परेचर होता है हम उसकी बात करते हैं। और नॉर्मली हमारे रूम का टेम्परेचर हम कितना लेके चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा रूम टेम्परेचर माना जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे रूम का टेम्परेचर इतना रहता है। और अगर हम इसको केल्विन में लें तो इसके अंदर कितना ऐड करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, तो ये केल्विन में कितना बन जाता है, 298 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर बोल लो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर के ऊपर हम देखते हैं कोई भी सबस्टांस को, अगर उस सबस्टांस का मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं भी, हम उस सबस्टांस का क्या चेक करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। उस सबस्टांस का मेल्टिंग पॉइंट आप चेक करोगे। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर के ऊपर, नॉर्मल डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड मेल्ट होकर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में, अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी सबस्टांस लेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक ए सबस्टांस है, एक बी सबस्टांस है। ए का मेल्टिंग पॉइंट मैंने देखा तो ए का मेल्टिंग पॉइंट था 30 डिग्री सेल्सियस और बी का मेल्टिंग पॉइंट था 22 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने 2 एग्जांपल लिए, ए का मेल्टिंग पॉइंट 30, बी का मेल्टिंग पॉइंट 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो ए जो कंपाउंड है, ए जो सबस्टांस है, वो सॉलिड से मेल्ट होके किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। कब, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तब। अगर 30 से बिलो है, मान लेते टेम्परेचर हमारे रूम का 25 है, तो क्या ये 25 पे ए वाला सबस्टांस
मेल्ट होकर सॉलिड से लिक्विड में आ सकता है? आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मेल्ट होने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लेकिन हमारा रूम का टेम्परेचर कितना चेक किया हमने? 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक किया। जब हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक किया तो 25 पे हमें क्या मिला? 25 पे हमें मिला ये सॉलिड ही रह गया। इसको अगर लिक्विड में लेके आना तो 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब बी का एग्जांपल लेते हैं, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ए वाला सब्सटेंस सॉलिड ही है। अब बी वाले को चेक करते हैं। बी वाले का क्या मतलब है? बी वाले का मतलब है जब टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, जब टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा? 22, तो ये सॉलिड से मेल्ट होकर किस में चेंज हो जाएगा? ये सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा। भाई मेल्ट होकर ये किस में आ जाएगा? सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, मेल्ट होकर। अब आप देखिए 22 डिग्री सेल्सियस होते ही ये लिक्विड बन जाएगा, लेकिन हम रूम टेम्परेचर कितना है? 25। तो आपको रूम टेम्परेचर पे देखना है कोई भी सब्सटेंस कैसा दिखता है। जब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 22 पे ही ये लिक्विड में चेंज हो गया, तो 25 पे भी कैसा मिलेगा आपको? ये लिक्विड ही मिलेगा। इसलिए बी 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड है, लेकिन ए 25 डिग्री सेल्सियस पे कैसा है? सॉलिड है। तो कहने का मतलब सॉलिड उन्हें बोला जाता है जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर यानी कि 25 से हाई होगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी स्टेट को सॉलिड, लिक्विड या गैसेस जब देखते हैं तो हम 25 डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर पे देखते हैं। रूम टेम्परेचर पे अगर हमें कोई सब्सटेंस सॉलिड दिखाई देता तो उसको हम सॉलिड बोलेंगे, लिक्विड दिखाई देगा तो हम उसको लिक्विड बोलेंगे, गैसियस दिखाई देगा तो हम उसको गैसियस बोलेंगे। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये 25 के ऊपर सॉलिड दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 25 से हाई है। तो इट इज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या लिखोगे डेफिनेशन? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, या हैविंग मेल्टिंग पॉइंट मोर देन रूम टेम्परेचर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई है। एग्जांपल भी लूंगा, आप कहोगे सर ऐसे कैसे कह सकते हो आप भी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो हम 25 पे ही क्यों चेक करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेज है? क्योंकि 25 को हमने स्टैंडर्ड मान रखा है, रूम टेम्परेचर मान रखा है। एग्जांपल, आप मेटल का एग्जांपल लेते हो। मेटल में आप कहते हो एक मेटल लिक्विड बताते हो, आप बताते हो ना एक मेटल कौन सी? मरकरी, जिसका सिंबल क्या होता है? Hg। आप उसको कहते हो वो लिक्विड मेटल है। लेकिन जब समर सेशन आता है तो समर सेशन के अंदर टेम्परेचर हमारा 35-40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतने टेम्परेचर पे एक गैलियम और एक सीजियम, ये मेटल भी ऐसी हैं, गैलियम और सीजियम ये दो मेटल भी ऐसी हैं जो लिक्विड में चेंज हो जाती है। ये दो मेटल भी लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। तो आप इनको लिक्विड क्यों नहीं बोलते हो? हमेशा एक ही मेटल को लिक्विड बताते हो। तो हमें ये नहीं देखना भी हमारे नॉर्मली कैसी दिखाई दे रहा है, हमें रूम टेम्परेचर पे देखना है। वैसे तो गैलियम और सीजियम को देखोगे तो समर सेशन में ये लिक्विड दिखाई देंगे, तो क्या आप इनको लिक्विड मेटल कहते हो? नहीं कहते ना, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 302 और 303 केल्विन होता है। 302 और 303 केल्विन इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। 302 और 303 का मतलब समझते हो क्या है? 302 और 303 केल्विन का मतलब है नियर अबाउट आपके पास 29 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 29 और 30 डिग्री सेल्सियस। और हमारा समर सेशन में टेम्परेचर कितना हो जाता है? 35 से 40, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 29 और 30 होगा तो वो 35 पे तो कैसा होगा? लिक्विड होगा या नहीं होगा? लेकिन हमें उसको 35 पे या समर सेशन में नहीं देखना है, हमें उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक करना है, क्योंकि 25 हमारा रूम टेम्परेचर है। तो जब इनको 25 पे देखोगे ना, 25 पे तो ये सॉलिड ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इनको पिघलने के लिए चाहिए 29 और 30, इनको पिघलने के लिए, मेल्ट होने के लिए तो 29 या 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लेकिन हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है? 25 पे तो वो मेल्ट होंगे ही नहीं, इसलिए हम 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक करते हैं। और हम इन मेटल्स को भी सॉलिड बताते हैं, केवल एक मेटल को क्या बताते हैं? लिक्विड। तो सॉलिड स्टेट के बारे में अब समझ में आया क्या होती है? तो डिटेल में मैंने बताया जिसका मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस हो उसे हम नाम देते हैं सॉलिड स्टेट। तो एक बार आप देख सकते हो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट आपके पास है। हटा देता हूं। अब देखते हैं हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है।
अब अगर हम बात करें सॉलिड की प्रॉपर्टीज की, तो आप मोस्टली पढ़ चुके होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो बहुत बार पढ़ चुके होंगे। लेकिन मैं एक बात बताता हूं आपको, सॉलिड को हम यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सॉलिड की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशंस का मतलब बहुत सारे फायदे होते हैं हमारी जनरल लाइफ में, लेकिन उसके लिए हमें जहां पे हमें सॉलिड यूज करते हैं उसको लिए हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज के सॉलिड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही मेल्ट हो जाते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होते। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लाइट वेट के होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि तो इस तरीके से एल्युमिनियम है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए तो आजकल उसके दरवाजे बनाए जाते हैं, खिड़कियां बनाई जाती हैं। तो ये सब हमें देखना है। तो वो सॉलिड हमें कैसे पता चलेगा, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ने से और उनका स्ट्रक्चर पढ़ने से। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है सॉलिड की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बीच में। उनको पढ़ने से हमें कुछ नए टाइप के सॉलिड मिल जाते हैं। उन नए टाइप के सॉलिड का हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं, अलग अलग हमारे फील्ड में, अलग अलग फील्ड में हम उनको यूज कर सकते हैं। इसलिए हम अलग अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और उनके स्ट्रक्चर को इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सॉलिड की अगर प्रॉपर्टीज देखें तो सॉलिड की सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये ले लिया, ये कोई सॉलिड आपके पास है, ये सॉलिड का कोई पीस है। तो सॉलिड कोई भी हो किससे मिलके बना होता है, आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मैटर की कोई स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, किससे मिलके बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े बनाऊंगा, क्यों, थोड़े से लार्ज साइज के बनाऊंगा ताकि आपको इजिली दिखाई दे। ये आपके पास है, लेट अस कंसीडर हमने ये लिए हैं, तो ये आपके पास सॉलिड के कोई ये सॉलिड का पीस था, उसके अंदर ये सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं भी, ये सॉलिड के पार्टिकल्स। अगर हम इनको देखें तो सॉलिड के पार्टिकल इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं आपके पास इस तरीके से, तो देखो एक सॉलिड का पार्टिकल दूसरे सॉलिड के पार्टिकल से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, इनके बीच में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता है। तो पहला तो क्या है, नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, नो एम्प्टी स्पेस, कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है ये। और क्लोज पैक क्यों है, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, और अट्रैक्ट का मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे हुए हैं। तो सेकंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो भी हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। अब हमने पढ़ तो लिया ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। ये एम्प्टी स्पेस तो होता है, ये रहा, ये देखो, ये मैं जिसको डॉट से दिखा रहा हूं, इस एम्प्टी स्पेस को हम कौन सा एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और हम कौन सा स्पेस चेक करते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में जो है ये होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये तो सभी सॉलिड में होता है, लेकिन हम दो पार्टिकल्स के बीच में देखें, ये है, ये है, ये है, या फिर ऊपर से नीचे ऐसे है, इनके बीच में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल। और कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब अगली हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, लिक्विड और गैस के बारे में हमने पढ़ा है, गैस और लिक्विड के बारे में। इनके बारे में जब हमने पढ़ा था, लिक्विड और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं दे कैन मूव, कर सकते हैं या नहीं, मूव मतलब चल सकते हैं, मोबाइल होते हैं, उनके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। क्योंकि मूव करने की मैं बात बताता हूं आपको, कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, कोई भी मैटर की स्टेट है, उसके पार्टिकल अगर मूव करने हैं तो आपको या हम हैं, हमें अगर चलने के लिए स्पेस मिलेगा तभी तो हम चलेंगे। तो इन पार्टिकल्स को मुझे ये बताओ, क्या कहीं पे स्पेस मिल रहा है, हमने कहा कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, तो इन पार्टिकल्स को चलने के लिए कोई स्पेस नहीं होता। इसलिए आपसे पूछा जाता है व्हाई द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव, मूव क्यों नहीं कर सकते। क्वेश्चन अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बीच में जो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन बताऊंगा, नीट के क्वेश्चन आप नोट करते रहना। ये स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते जाओगे तो मैं साथ साथ नीट, सीबीएसई के सारे क्वेश्चन आपको बताता रहूंगा, भाई ये आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो इनके बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं है, और चलने के लिए पार्टिकल्स को क्या चाहिए, स्पेस। अब ये कहां जा सकता है, ना इधर जा सकता ना नीचे आ सकता, तो क्या है, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। तो सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो क्या नहीं कर सकते,
कैन नॉट मूव। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देर इज नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। कैसे होते हैं? क्लोज पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं भी? क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आप ये भी लिख दोगे क्लोजली पैक्ड है, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सॉलिड के पार्टिकल मूव क्यों नहीं कर सकते, तब आप क्या बताओगे? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होता उनको मूव करने के लिए। इसलिए सॉलिड के पार्टिकल ओनली क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन। वाइब्रेट का मतलब ऐसे कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे, ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं? ये मूव नहीं कर सकते, ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? अब ये जो सॉलिड का पीस है ये बिल्कुल क्या क्लोजली पैक्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका साइज ना ही इंक्रीज हो सकता ना ही डिक्रीज हो सकता। आप इसको काट सकते हो, काटने के बाद तो साइज स्मॉल हो जाएगा, लेकिन क्या है नॉर्मली इतना ही इसका मास रहे, इतना ही वॉल्यूम रहे, तो क्या इसको हम क्या कर सकते हैं? साइज शेप कुछ चेंज हो सकता है? कोई भी चेंज नहीं होता। वॉल्यूम भी क्या रहता है? फिक्स। तो जो सॉलिड होते हैं उनका साइज, शेप, वॉल्यूम ये सब क्या रहता है? अभी फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। अब मैं एक दो क्वेश्चन बताऊंगा तो वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन बनता है? एक क्वेश्चन बनता है व्हाई सॉलिड आर कॉल्ड सॉलिड। एक क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है, व्हाई सॉलिड आर कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अभी, व्हाई सॉलिड आर कॉल्ड सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड को सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल फिक्स होते हैं, उनके पार्टिकल ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। तो इसका रीजन क्या दोगे? बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजिशन, दे कैन नॉट मूव, दे कैन वाइब्रेट ओनली, सो सॉलिड आर कॉल्ड सॉलिड। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सॉलिड को सॉलिड बोलते हैं। एक और है व्हाई सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट क्या होता है? ये आपके एनसीईआरटी के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन है जो बताते जा रहा हूं मैं। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम तो अपने आप डेफिनेट होगा क्योंकि उसके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते तो फिक्स है उनकी पोजीशन, इसलिए क्या इन दोनों का आंसर सेम रहेगा। इसलिए उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है। सॉलिड को हम क्या नाम देते हैं? भाई सॉलिड नाम देते हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक बार आप जब भी किसी वीडियो को देखते हो तो उस चैप्टर को कंप्लीट देखो, तब आपको पता चलेगा भी ये इंपॉर्टेंट कितने हैं, हमें कितना समझ में आ रहा है। क्योंकि एक दो वीडियो से कभी कोई भी लेक्चर समझ में आएगा, टीचर का समझ आ रहा है या नहीं पता चल सकता। तो ये था भाई सॉलिड को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं। अब एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है मैटर की हमने 3 स्टेट पढ़ी है, एक सॉलिड, एक गैस और एक लिक्विड। विच इज द मोस्ट स्टेबल? तो स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के जो स्टेट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है एक बार देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, ओके। तो हम देखते हैं विच इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द मैटर, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है? देखिए स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? स्टेबिलिटी का अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें, जिसकी एनर्जी कैसी होती है? सबस्टांस हैविंग लो एनर्जी, जिसकी भी लो एनर्जी होती है वो इस अर्थ पे स्टेबल होता है। ये हमने पढ़ रखा है और सुना भी है। और वैसे अगर मैं जनरली हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग देखूं तो जो खुश होता है ना अभी उसको हम स्टेबल बोलते हैं, और जो दुखी होता है उसको हम कैसा बोलते हैं? अनस्टेबल। तो स्टेबल के बारे में बात करें तो मैटर की जो सॉलिड स्टेट है ना, इट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, इट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर। व्हाई? गिव रीजन। तो जो मैटर की स्टेबिलिटी है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से हैं वो 2 फैक्टर, हम उनको देख रहे हैं। तो मैटर की स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से भाई वो 2 फैक्टर देखिए, इट डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। जो पहला फैक्टर होता है हमारा वो क्या होता है? वो होता भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहला फैक्टर है ये बताता है कि सॉलिड क्यों स्टेबल है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सेकंड फैक्टर होता है भाई थर्मल एनर्जी। ये 2 फैक्टर हैं जो हमें बताते हैं विच इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर। तो हमने एक की बात की, कौन सी? सॉलिड स्टेट मोस्ट स्टेबल क्यों है, उसका रीजन हम देख रहे हैं। तो क्या रीजन है उसका, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास 2 फैक्टर्स मैंने बताए हैं जो मोस्ट स्टेबल बताएंगे। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा क्या होता है? थर्मल एनर्जी।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको मैंने बता दिया अभी, पार्टिकल्स को जो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पार्टिकल अट्रैक्टेड होते हैं उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्मल एनर्जी क्या होती है भाई, जैसे ये पार्टिकल्स थे, कोई सॉलिड था उसके ये पार्टिकल्स हैं, ये आपके पास कोई सॉलिड है उसके ये पार्टिकल, इन पार्टिकल्स को क्या करोगे, इन पार्टिकल्स को आप दूर दूर करोगे, इन पार्टिकल्स को क्या करोगे, दूर दूर करती है। तो ऐसा फोर्स जो इन पार्टिकल को रिपेल करता है, दूर दूर करता है, सेपरेट करता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो इस एनर्जी की वैल्यू अगर हाई होगी ना, अगर थर्मल एनर्जी की वैल्यू हाई होगी तो ये पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। अगर पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो बात बताना मुझे, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, मान लेते हैं ऐसा हो गया ये नया, मान ले ये पार्टिकल इस तरीके से दूर दूर हो गए, ये पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो मुझे ये बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, इनके बीच में लो हो जाएगा क्योंकि दूर चले गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। और जिसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू लो हो और थर्मल एनर्जी की वैल्यू हाई होती है वो कंपाउंड होता है अनस्टेबल। वो कंपाउंड कैसा होता है अभी, अनस्टेबल। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हो, थर्मल एनर्जी हाई हो, वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। क्यों, थर्मल एनर्जी क्या करती है, पार्टिकल को सेपरेट कर देती है, और अगर पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हो जाएगा, इसलिए वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन सॉलिड के बारे में तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, तो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है वो कैसी हो जाती है, हाई, इन केस ऑफ सॉलिड। अगर ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्टेड है तो क्या इनकी थर्मल एनर्जी हाई होगी या लो होगी, अरे अपने आप बात आ गई है, तो अपने सीधी सी बात है, जब ये अट्रैक्टेड है तो ये सेपरेट नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे तो थर्मल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। और जब थर्मल एनर्जी की वैल्यू लो हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू हाई हो जाए, तो वो कंपाउंड कैसा बन जाता है अभी, स्टेबल। इसलिए सॉलिड क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो सॉलिड के बारे में मैंने जो बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी, जो छोटी छोटी बातें थी जो मैंने यहाँ पे कवर की है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, हम उनके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, आपके डाउट्स के ऊपर हो जाएगा। ये था भाई सॉलिड के बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है, डिटेल तो अभी की नहीं है, तो 9th और 11th वाला ही है, आगे बढ़ते जाएंगे तब देखना। अब हमें क्या पढ़ना है, सॉलिड जो हमने पढ़ाना है इसके टाइप ऑफ सॉलिड। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब आपको सिलेबस ये लगा लो कंटिन्यू मिलता रहेगा। पहले मैं आपको ऐसे सिंपल कंप्लीट करूंगा, सीबीएसई नीट के जो क्वेश्चन होंगे वो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा, कोई भी स्टेट बोर्ड है। लेकिन उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे ना, एंडिंग में जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं नीट का क्रैश कोर्स, नीट के क्वेश्चन, आईआईटी के क्वेश्चन, जेईई के क्वेश्चन, वो मैं आपको सब प्रोवाइड करवाता रहूंगा। अब हमारी जो चैनल पे वीडियो वो कंटिन्यू रहेंगी। मैं बीच में थोड़ा सा स्किप कर गया था, तो आज फिर से मैं बता रहा हूँ, आपका अपना चैनल है MS पथेरिया, इसको आप कंटिन्यू आगे फॉलो करते रहिए, आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।